भारत की पवित्र भूमि पर अनेकों महासंतों ने जन्म लिया और इन सभी महासंतों ने धर्म की रक्षा करना और धर्म के प्रति जागरूक करना सिखाया। इसी के साथ देश के नाम को भी आगे बढ़ाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी और आप देख रहे हैं मेरा खास शो द पूजा जोशी शो। इस शो के तहत आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर से तारातरा मठ के प्रमुख महंत प्रतापपुरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद है। स्वागत है सर आपका। प्रणाम, वंदन है सबका। आपका बचपन से ही कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से जुड़ाव रहा है। परम पूज्य श्रद्धेय मोहनपुर जी महाराज, मेरे संत बनने के पीछे भी उनकी कृपा ही रही है। एक अलौकिक घटना, मेरी माताजी को पागल कुत्ते ने काटा। अच्छा। और माताजी ग्रामीण क्षेत्र से थी, तो इसलिए उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया कि कुत्ते के काटने से क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि वो पागल था, रेबीज था, तो इसलिए माताजी को स्वाभाविक रेबीज हो गया। डॉक्टरों के पास लेके, तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब कोई उपचार नहीं है। संयोग कहें कि मैं उस समय माँ के पेट में था, गर्भ में था, 5 महीने का लगभग उम्र माँ के पेट में था। उन परिस्थितियों मेरे पूरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने गुरु महाराज जी के पास लेके गए। सायंकाल के समय लेके गए, गुरु जी से कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपके पास आए। शांत रहे, वो योगी थे, त्रिकालदर्शी थे, परमहंस स्थिति थी उनकी। तो शांत रह के रात भर अपने भजन संध्या में रहे। प्रातःकाल उठ करके कहा कि कोई नहीं मरेगा, क्योंकि गुरु जी को बता दिया था कि गर्भस्थ है। तो बोले कि कोई नहीं मरेगा, दोनों जिएंगे। लड़का होगा, संत बन करके धर्म का, राष्ट्र का काम करेगा और तुम्हारा नाम करेगा, घर जाओ। तो देखो कितनी बड़ी घटना घटी कि मैं तो माँ के गर्भ में था, तभी गुरु जी को आशीर्वाद मिला मुझे, और मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरी माताजी का अभी स्वर्गवास हुआ, 105 वर्ष के होके गए हैं। तो ये अलौकिक सिद्ध पुरुषों की माया है। मेरा तो सौभाग्य है कि ऐसे दिव्य संत के चरणों में रहने का मुझे मौका मिला। और मुझे 5 वर्ष की उम्र में जब ये आभास होना, या ये पता चला कि मैं सन्यासी हूँ और महाराज जी का शिष्य हूँ, तो महाराज जी जब आए हमारे परिवार में, तो मैं महाराज जी के साथ जिद करके उसी समय गया। मेरे को तो महाराज जी के साथ ही जाना है। खूब बहलाना फुसलाना उन्होंने प्रयास किया। माता जी आदि ने कहा, अभी बच्चा है 5 साल का। मैंने कहा मैं तो अभी जाऊँगा, और तेरे नए कपड़े लाएंगे फिर पहुँचेगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो इसी में जाऊँगा। तो 5 वर्ष की उम्र में ही गुरु जी के श्री चरणों में रहने का मुझे सौभाग्य मिला। बाल्यकाल की मेरी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई, तारातरा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में। चूँकि गुरु कृपा थी, तो इसलिए अध्ययन में अच्छी रुचि थी, अग्रसर ही था, विद्यालय में प्रथम स्थान ही प्राप्त होता था। फिर बाद में रुचि जगी अध्ययन करने के लिए। महापुरुषों को, स्वामी विवेकानंद जी, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे जितने महापुरुष थे, उनकी जीवनियाँ पढ़नी प्रारंभ की, तो उनसे प्रेरित होता गया कि इनके पद चिन्हों पर चलेंगे, इन्होंने ऐसा काम किया, हम भी ऐसा करेंगे कुछ न कुछ अपने जीवन में। तो ऐसे करते करते मुझे भाव आया कि मैं गुरुकुल में अध्ययन करूँगा। तो वहाँ से फिर गुरुजी ने मुझे गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए भेजा। वहाँ भी मेरे शिक्षा गुरु, वो भी एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी संत थे, पूज्यपाद स्वामी ओमानंद सरस्वती। उनके श्री चरणों में मुझे 12 वर्ष तक गुरुकुल में अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। मैं वहाँ रह करके शुद्ध सात्विक हमारा जो गुरुकुलीय जीवन होता है, उसमें आहार विहार, ब्रह्मचर्य, नियम सबका पालन करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो गुरुकुलीय वातावरण में मुझे शिक्षा और दीक्षा दोनों ही। तदुपरांत फिर वही भाव था कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ करूं। संत हूं मैं गुरु कृपा से। तो जैसे ही मेरी वहाँ शिक्षा पूर्ण हो रही थी, तभी मेरा भाव था कि मैं एक बार, स्वामी विवेकानंद जी मेरे जीवन के आदर्श रहे हैं, वैसे सभी महापुरुष मेरे जीवन के आदर्श हैं, स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, जितने महापुरुष। तो स्वामी विवेकानंद जी कन्याकुमारी की जो शिला है, जहाँ बैठ करके उनकी साधना और ध्यान किए थे, तो मेरा ये मन हुआ कि मैं जैसे ही गुरुकुल से बाहर प्रस्थान करूँगा, तो भारत भ्रमण करने के लिए सबसे पहले वहाँ कन्याकुमारी जा करके, फिर भारत भ्रमण करके फिर मेरे काम में लगूंगा। तो सीधे वहाँ गए, तो भाव ये था कि वहाँ का दृश्य मुझे अच्छा लगेगा। तो ऐसे ऐसे भारत का भ्रमण किया, दक्षिण भारत में गया, पूर्वोत्तर भारत में गया, फिर मेरे भारत, इधर के भारत में देखा, तो कहीं न कहीं मन में दुख तो हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत, हमारे महापुरुषों का भारत, क्रांतिकारियों ने जिसके लिए बलिदान दिया वो भारत, आज भारत में क्या हो रहा है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में जाके देखा तो वहाँ की स्थिति और विषम लगी। जहाँ हम राष्ट्रवाद की बात करें, तो वहाँ कहीं न कहीं अलगाववाद दिखा, फिर क्षेत्रवाद देखा, और फिर जैसे मेरी जन्मभूमि में वापस आके देखा, तो मैंने वहाँ सबसे पीड़ा का विषय आया कि जातिवाद देखा। तो मुझे दुख हुआ कि ये तो गुरुकुल में मैंने कुछ नहीं देखा था, यहाँ आकर के ये भारत में ऐसा क्यों देख रहा हूँ।
गुरु जी का आशीर्वाद था। उसके बाद में मैं मेरे जो भी बना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए, राष्ट्र के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, धर्म के लिए गुरु जी का आशीर्वाद लेके अपने पश्चिमी क्षेत्र में सेवा शुरू की और आज उन्हीं की कृपा से जो कुछ कर रहा हूँ आपके बीच में हूँ। शिक्षा की यहाँ बात हो रही है महंत जी, तो शिक्षा में भी आप सदैव अव्वल आया करते हैं, शिक्षा में आप हमेशा आगे रहे हैं, इसके पीछे आपने पता कर लिया शायद सारा ही। इसके पीछे भी गुरु जी की कृपा थी। विद्यार्थी यदि सुख चाहेगा तो उसको विद्या नहीं मिलेगी, विद्या चाहोगे तो सुख की चाहना मत करो। तो हम लोग शुरू से अपना ध्येय रखते थे कि मुझे प्रथम आना है, मुझे आगे आना है। तो आपने ठीक कहा, ये घटना मुझे याद आई कि मेरे व्याकरण में अष्टाध्यायी में 99.99% नंबर आए और आधा नंबर जो कटा था उसका मैंने पूज्यपाद आचार्य जी से जिद करके पूछा कि मेरा आधा नंबर कैसे कट गया। अच्छा, तो उन्होंने कहा एक आधे नंबर के लिए इतनी क्यों जिद करता है। मैंने कहा मेरा ये भाव है कि मैं अच्छा रहूं और अच्छा रहे। मैं खेल में भी अग्रणीय था, ये भी बता दूं आपको। एथलेटिक्स, खेल कूद सब में आगे था। अभी भी मेरे शायद वहाँ महाविद्यालय गुरुकुल के रिकॉर्ड अभी कायम है। तो उस समय मेरी गुरुकुल की टीम का कप्तान था कबड्डी का। तो योगासन में भी मैं कप्तान था। तो मेरी टीम में भारत लेवल तक योगासन में भी फर्स्ट आई, उसमें भी मुझे अच्छा लगा। तो मैं एक घटना बता रहा था आपको कि जब हमारा मैत्री मैच हो रहा था तो मैं जैसे कबड्डी की रेड डालने गया तो मैं क्या खड़ा 6 फीट कूदता था। अच्छा, तो बाल मन था, तो ये किशोर मन था उस समय कि मैं इनको सबको टच करके इनके ऊपर से कूद जाऊंगा। जैसे मैंने कूदने का प्रयास किया तो ऊपर से गिर गया। गिरने से मेरा ये हाथ टूट गया यहाँ से, और इसी हाथ से मैं लिखता था। तो फिर गुरुजी को पता चला, मेरे परम पूज्य मोहन प्रदीप बाप जी को, तो उन्होंने वापस बुला लिया। तो मुझे बुरा लगा कि मेरा अध्ययन, मेरे मित्र, मेरे सब पाठी, तो मैं चुपचाप वापस गुरुकुल चला गया। तो गुरुकुल में छोटा सा मान कुछ देना पड़ता था, भोजन शुल्क आदि। तो वो आचार्य जी ने कहा भाई आप जमा करो। तो मैंने कहा अब मैं कहाँ से लाऊं, गुरुजी से तो मैं मांग नहीं सकता, मांगूंगा तो गुरुजी वापस बुला लेंगे। तो उस समय जोग सहयोग से हमारा जो रसोईया था, मुख्य रसोईया, वो चला गया था। तो मैंने पूज्य आचार्य जी से कहा कि वो जो रसोईया गया हमारा पाचक, उसकी जगह मुझे भोजन बनाने में लगा दो, और जो उनको देते थे वो मेरा दे करके शुल्क जमा करवा लेना। तो मुझे मौका दिया उन्होंने। तो तीन एक महीने लगभग मैंने भोजन प्रसाद बनाया सबका, 1500 लगभग हम सभी थे, आचार्य विद्यार्थी सभी। तो उसके बाद में वो रसोईया वापस आ गया। तो रसोईया वापस आ गया तो अब मैं क्या करूं। तो दूसरा चरण क्या, हमारी जो गाय चराने वाला ग्वाला था वो छुट्टी चला गया। अच्छा, तो मैंने कहा गुरुजी अब मुझे गाय चराने में लगा दो। तो बोले कक्षा में नहीं बैठेगा। आप सब जानते, जो सुन रहे श्रोता भी जानते होंगे कि अष्टाध्यायी व्याकरण की जननी है और अष्टाध्यायी कंठस्थ करना बहुत कठिन है। तो उस पर इनाम था, पारितोषिक था कि ये विद्यार्थी जो भी स्मरण करके आएगा, वार्षिक उत्सव पर सुनाएगा तो उसको सब इनाम दिए गए। तो मैंने कहा मैं गाय चराते चराते उसको याद कर लूँगा। तो मैंने गाय चराते चराते वो अष्टाध्यायी याद कर ली, और फिर वार्षिक उत्सव आया तो उसमें इनामों की वर्षा होनी शुरू हो गई। तब से मेरा भाव था, जो छात्रवृत्ति मुझे मिल रही थी मैंने अन्य छात्रों को देनी शुरू की। तो ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है कि अध्ययन में, खेल में, सेवा में भाव जो है शुरू से अच्छा बना हुआ, अभी भी बना, तो उनकी कृपा से ही है। भले ही आपके गुरुदेव ने आपको तप करना, जप करना, सब कुछ सिखाया, लेकिन संघर्षों का वो दौर कैसा रहा आपका? कैसे क्या संघर्ष आपने बचपन में किए और आज यहाँ तक पहुँचे, उसका सफर? संघर्ष मैं जहाँ तक अनुभव कर पाया हूँ वो निखारी लाता है, और संघर्ष करना भी जरूरी है। संघर्ष में हताश नहीं होना चाहिए, और संघर्ष की प्रतीक्षा भी करनी चाहिए कि मैं संघर्ष करता रहूँ, मैं संघर्ष के साथ निखरता रहूँ। मैं जब अध्ययन करके वापस आया, एकदम नया था, तो गुरुजी ने एक छोटे से पुराने आश्रम में आसन लगवाया। उससे पहले गुरुजी ने पूरे क्षेत्र में भ्रमण कराया मुझे, क्योंकि मैं वहाँ हरियाणा में, दिल्ली में रहा तो गेहूँ ही खाते थे, यहाँ के बाजरे की रोटियाँ खिलाई मेरे, गर्मी में तपाया। फिर एक टूटे फूटे आश्रम में, शहर के आश्रम में, वहाँ कहा इसमें बैठो। तो वहाँ कुछ था नहीं, मांग भी नहीं सकता था, इसलिए हमने फिर हमारा संतवृत्ति की, भिक्षाटन किया, अलग अलग करके आटा सब्जी जो भी लाते थे, फिर जो भी साधु महात्मा आते थे उनको भोजन कराते थे, हम स्वयं भी करते थे। फिर ऐसी परिस्थिति आई कि पैसे भी नहीं थे, तो हमने स्वरोजगार शुरू किया मठ में ही। जितने भी हम वहाँ रहते थे सन्यासी के रूप में, हम सभी मित्र बाप जी के शिष्य थे 4-5, अपना वहाँ कपड़े का, कसीदे का मशीन लगा के मशीनें चलाई, और वहाँ से संघर्ष शुरू किया। और आज ये है कि
संघर्ष में निखरना होता है, तपना होता है और संघर्ष जीवन में होना भी चाहिए। आपके गुरुदेव ने आपको माउंट आबू आगे की शिक्षा के लिए भेजना चाहते थे, वो चाहते थे कि अच्छा, आप माउंट आबू जाएं, आगे की शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन आपने तो उस वक्त देश की सेवा के लिए सोच लिया था। वो क्या वाकया? मैं विद्यालय में प्रथम आया तो मेरे लिए वो यूनिवर्सिटी थी उस समय, अच्छा। तो बड़ी उत्साह के साथ मैं वापस आया मठ में, विद्यालय में प्रथम आया तो रघुपुर जी महाराज ने मेरे ऊपर ताना कसा कि छोटे विद्यालय में आया, यहाँ तो बाप जी के कारण माठ साहब तेरे को प्रथम लाए हैं, अच्छा। तेरी मेहनत से नहीं लाए, गुरु जी के कारण लाए हैं। अच्छा। तो मेरे को बुरा लगा, तो बोले तू इतना होशियार है, देख हमारी बड़ी स्कूल है पास में लीलसर गांव है, वहाँ फर्स्ट रहा। तो मैंने जिद करी, मैंने लीलसर में एडमिशन कराओ, तो मेरा प्रवेश वहाँ कराया, वहाँ भी प्रथम आ गया। अरे वाह। फिर रघुपुर जी बोले ये तो ग्रामीण है, शहर की स्कूल में प्रथम आओ तो मानो। तो मैंने फिर गुरु जी से कहा मैं शहर में प्रवेश दिलाओ, तो शहर के विद्यालय नंबर 3 बाड़मेर में उसमें प्रवेश दिलाया, तो वहाँ भी प्रथम आ गया। पूरे विद्यालय में कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है कौन है, पर पूरे विद्यालय में प्रथम आ गया। तो फिर अब रघुपुर जी का क्या बोलना, मैंने कहा ठीक है। फिर गुरु जी ने कहा कि तुम बहुत होशियार बच्चा थी, इसको आप माउंट आबू उस समय हमारे वहाँ के बच्चे जाते थे। मैंने कहा मुझे माउंट आबू नहीं जाना है, अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, मुझे गुरुकुलीय शिक्षा प्राप्त करनी है। मुझे अच्छी पुस्तकें हाथ में लगी थी, मेरे जीवन के आदर्श थे कि मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुकुल में गया फिर अध्ययन करने के लिए। 2018 से आपने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, उसके बाद का कैसा क्या दौर रहा? आचार्य उमानंद जी महाराज को भी लगा कि विद्यार्थी कुछ कर सकता है, तो चूँकि मैं वहाँ से निकल कर वापस आ गया, जी। हमें वहाँ संकल्प दिलाया था श्रावणी पर्व पर कि जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, खड़े होते हैं। तो गुरु जी का एक नियम था कि श्रावणी पर तभी भोजन करते थे स्वामी उमानंद जी जब उनमें से विद्यार्थी 12 महीने में श्रावणी पर्व पर कोई खड़े होकर राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, तभी भोजन करते थे। तो मेरा सौभाग्य मिला, श्रावणी पर मैंने संकल्प लिया, संकल्प कर दिया, संकल्प करके वापस मठ में आ गया। तो गुरु जी पीछे आए, स्वामी उमानंद जी पूज्यपाद, कि आपने संकल्प लिया, इतनी बड़ी संस्था ये संभालो, यहाँ काम करो। मैंने कहा गुरु जी जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, करूँगा वही संकल्प आपके सामने लिया, पर मेरे क्षेत्र में यहाँ कौन करेगा, इस पश्चिमी राजस्थान में इस क्षेत्र में मेरा कर्ज है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ठीक करो। फिर मैंने पूरे क्षेत्र में अपने स्वविवेक से जितना भी प्रारंभ किया, सबसे पहले गौ माता की कृपा हुई, गौ माता की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला, और क्षेत्र में धार्मिक, नशा मुक्ति, युवाओं के लिए संस्कार शिविर, सामाजिक कार्यक्रम, ऐसे दिन रात एक जुनून के साथ, एक लक्ष्य के साथ, एक भावना के साथ, उबाल के साथ लगे रहे। स्वर्गीय वृद्धि चंद जी उस समय MP भी थे, उन्होंने कहा आप राजनीति में, फिर कर्नल सुंदराम जी भी ने भी कहा 1-2 बार। उन्होंने कहा नहीं, मेरा सेवा का भाव है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, राजनीति के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ प्रयास, न मैं इतना कार्यक्रम कर रहा हूँ। परंतु 2018 में पोकरण के लिए विशेष परिस्थितियों में मुझे जाना पड़ा। 199 सीटों की घोषणा हो चुकी थी राजस्थान की, और केवल पोकरण को पेंडिंग रखा था कि पोकरण में किसको लड़ा है। जब तक कोई विकल्प नहीं है, या तो महाराज हाँ करे या नहीं तो फिर दूसरा देखेंगे। तो फिर लास्ट में मैंने कहा इदम राष्ट्र इदम न मम, राष्ट्र को मेरी राजनीतिक दृष्टि से सेवा करनी है तो मैं तैयार हूँ। 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा, 200 किलोमीटर दूर से जाकर के लगभग चुनाव, और एकदम 9 दिन कार्यकाल, 9 दिन के अंदर मैं उस वहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम पराजित उस समय जीत नहीं पाए, परंतु अंतर बहुत कम रहा।